लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। न्यूयॉर्क टाइम्स के ताजा संपादकीय में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी एफबीआई को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी गई है। लेखक साफ कहता है, ट्रंप ने एफबीआई को अपनी राजनीतिक मर्जी का औजार बना दिया है और इससे अमेरिका सुरक्षित होने की बजाय कमजोर हो रहा है। अब सुनिए हुआ क्या है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, उन्होंने एफबीआई के अंदर एक बड़ी सर्जरी शुरू कर दी। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर क्राइम और आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों पर काम करने वाले अनुभवी अफसरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ को ट्रंप से असहमति की सजा मिली, कुछ ने खुद ही इस्तीफा दे दिया और फिर ट्रंप ने अपने वफादारों को ऊंचे पदों पर बैठा दिया। एक ऐसे शख्स को एफबीआई डायरेक्टर बना दिया जिसने पहले राजा डोनाल्ड वाली बच्चों की किताब लिखी थी, और डिप्टी के तौर पर रखा गया एक पॉडकास्टर जो एफबीआई को सबसे भ्रष्ट संस्था कह चुका है। अब सवाल ये है, इन सब का असर क्या पड़ा है। लेख साफ साफ बताता है कि इससे एफबीआई की रीढ़ टूट गई। जो एजेंसी पहले आतंकवाद, विदेशी जासूसी, संगठित अपराध और डिजिटल ठगी से देश की हिफाजत करती थी, वो अब ट्रंप के कहने पर अवैध प्रवासियों की धरपकड़, राजनीतिक विरोधियों की जांच और 6 जनवरी के दंगाइयों के केस बंद करने में लगी है। यानी अब एफबीआई कानून की नहीं, ट्रंप की मर्जी से चल रही है। लेख कहता है, एफबीआई जैसे संस्थानों पर जनता का भरोसा ही उनकी ताकत होता है। लेकिन जब किसी राष्ट्रपति की निजी सेना जैसा बर्ताव हो तो वो भरोसा टूट जाता है और पूरा देश कमजोर हो जाता है। तो अंत में न्यूयॉर्क टाइम्स का सवाल यही है, क्या अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अब भी जनता की है या फिर वो सिर्फ एक नेता के हाथ में खेल रही है। सवाल बड़ा है और अमेरिका के लिए बेहद जरूरी भी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में गहरी चिंता जताई गई है कि फ्रांस में मुस्लिमों के खिलाफ बढ़ती नफरत अब सिर्फ समाज की बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि खुद राज्य की नीति का हिस्सा बन चुकी है। हाल के महीनों में मस्जिदों पर हमले, कुरान जलाने जैसी घटनाएं और मुस्लिम नागरिकों की हत्याएं ये दिखा रही हैं कि माहौल कितना जहरीला हो गया है। लेकिन जो बात सबसे खतरनाक है वो ये कि फ्रांसीसी सरकार खुद मुसलमानों को संदिग्ध मान रही है, उन्हें अलगाववादी कहकर डर, शक और कार्रवाई के घेरे में ला रही है। सरकार ने जिस तरह मुस्लिम ब्रदरहुड और राजनीतिक इस्लाम को खतरा बताकर कई मुस्लिम संगठनों और मस्जिदों को निशाना बनाया है, वो असल में धार्मिक पहचान और राजनीतिक असहमति से अपराध की तरह पेश करने की कोशिश है। ये सब सामाजिक एकता या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन इसका असली मकसद मुस्लिमों की आवाज और मौजूदगी को नियंत्रित करना है। लेख इस बात पर जोर देता है कि जब राज्य खुद एक समुदाय के खिलाफ डर और नफरत का माहौल बनाए, तो फिर समाज में होने वाली हिंसा को सिर्फ कुछ लोगों की करतूत कहकर नहीं टाला जा सकता। फ्रांस की ये इस्लाम फोबिक नीति उसकी औपनिवेशिक मानसिकता का विस्तार लगती है, जो अब अपने ही नागरिकों के खिलाफ लागू हो रही है। अंत में लेख चेतावनी देता है कि इस तरह की सरकारी नीतियां लोकतंत्र को खोखला करेंगी और मुस्लिम समुदाय को और ज्यादा अलग थलग और असुरक्षित बना देंगी। चुनावी फायदे के लिए अपनाई गई ये रणनीति शायद थोड़ी देर सत्ता बचा ले, लेकिन समाज को लंबे समय तक तोड़ने का काम करेगी। अक्सर हमें लगता है कि हम जो कुछ देख रहे हैं वो ही हकीकत है, लेकिन विज्ञान कहता है ऐसा जरूरी नहीं। हम जैसा देखते हैं उसमें हमारी सोच, हमारा माहौल और हमारा दिमाग, तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। द गार्जियन में छपे एक दिलचस्प लेख में न्यूरो साइंटिस्ट अनिल सेठ बताते हैं कि हाल ही में 2 रिसर्च आई जिन्होंने इस बात को लेकर बहस छेड़ दी है कि क्या अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोग दुनिया को अलग अलग तरह से देखते हैं। एक रिसर्च में नामीबिया जैसे ग्रामीण इलाकों के लोगों ने एक भ्रम वाले चित्र में गोल आकृतियां देखी, जबकि अमेरिका यूके के लोगों ने उसी में चौकोर आकृतियां देखी। रिसर्चर कहते हैं हो सकता है कि शहरों में रहने वाले लोग चौकोर सीधी रेखाओं के आदी हों, इसलिए उनका दिमाग वैसी चीजों को जल्दी पकड़ता है। वहीं गांवों में जहां झोपड़ियां गोल होती हैं, वहां के लोग गोल चीजें पहले देख लेते हैं। लेकिन दूसरी रिसर्च आई और उसने सोच को झटका दे दिया। उसमें ऐसा भ्रम दिखाया गया जिसे हर कोई, चाहे इंसान हो, जानवर हो या कोई बच्चा जो हाल ही में अंधेपन से उभरा है, एक ही तरह से देखता है। यानी सबको वही भ्रम महसूस होता है।
मतलब ये कि हर फर्क का मतलब ये नहीं ये संस्कृति या माहौल की वजह से है। कुछ बातें शायद हमारी जैविक बनावट में ही गहरी बैठी होती हैं। लेखक अंत में एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। हम सब सोचते हैं कि हम दुनिया को जैसी है वैसी देख रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग हम अपनी संस्करण दिखा रहा होता है। जो हम देख रहे हैं वो हकीकत का सीधा प्रसारण नहीं है, बल्कि दिमाग की बनाई हुई एक तस्वीर है। तो जब अगली बार कोई चीज आपको बहुत साफ साफ दिखे तो एक बार सोचिएगा, क्या ये वही है जो सामने है या फिर वही है जो आपका दिमाग आपको दिखा रहा है। डॉन अखबार में प्रकाशित एक लेख में लेखक ने गहरी और जरूरी बात उठाई है कि एक अच्छे, संतुलित और खुशहाल समाज की नींव कुछ बुनियादी मूल्यों पर टिकी होती है, और उनमें सबसे अहम है इंसाफ वाली न्याय। लेखक समझाते हैं कि अगर समाज में इंसाफ नहीं होगा, अगर लोगों को उनके लिंग, जाति, धर्म या किसी और आधार पर अलग अलग मापदंडों से आंका जाएगा, तो वहां ना असली शांति होगी, ना विकास, और ना ही लोगों के बीच भरोसा। लेख में खास जोर इस बात पर है कि न्याय केवल अदालत या कानून का मसला नहीं है। ये हमारे परिवार से शुरू होता है। अगर माता पिता बेटे और बेटी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते, जैसे लड़कों को ज्यादा आराम, ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा आजादी मिलती है और लड़कियों से सिर्फ घर के काम कराए जाते हैं, तो ये परिवार के भीतर अन्याय है, और यही आगे चलकर पूरे समाज में भेदभाव की जड़ बनता है। लेखक ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे पितृसत्तात्मक समाजों में लड़कियों के साथ अन्याय एक सामान्य बात बन चुकी है। जैसे उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं दी जाती, शादी के फैसले में उनकी राय नहीं ली जाती, और शादी के बाद भी उन्हें कई मामलों से बाहर रखा जाता है। इस पृष्ठभूमि में लेखक याद दिलाते हैं कि इस्लाम ने इंसाफ को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। कुरान में न्याय को सर्वोच्च नैतिक मूल्य बताया गया है, और ये हर इंसान के लिए है, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। लेख का सार ये है कि जब तक हम अपने परिवारों में, समाज में बराबरी, न्याय और सम्मान के मूल्य नहीं अपनाएंगे, तब तक कोई भी देश सच्चे अर्थों में तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इंसाफ को केवल आदर्श न माने, बल्कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें, अपने घर से शुरू करके देश तक। द वायर में प्रकाशित शंकर शरण के लेख में बड़ी स्पष्टता से ये बात कही गई है कि भारत में एक देश एक चुनाव से पहले जरूरी है नेक और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करना। लेखक का मुख्य तर्क ये है कि आज देश की चुनावी व्यवस्था इस हद तक विकृत हो चुकी है कि उसमें सत्ता पक्ष को भारी फायदे और विपक्ष या स्वतंत्र उम्मीदवारों को बहुत विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़ना पड़ता है। लेख के मुताबिक चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है, और उसका मौन कई बार इस संदेह को और बढ़ा देता है। ऐसे में अगर निष्पक्षता नहीं है तो एक साथ चुनाव कराना और भी अधिक असंतुलन और अन्याय को जन्म देगा। लेखक 3 मूल बातें सामने रखते हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष हो, सत्ताधारी दल को सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग ना करने दिया जाए, ऐसे उपाय हो कि संसद और विधानसभाओं में योग्य और ईमानदार लोग पहुंचे। वो कहते हैं कि आज मंत्री खुलेआम पार्टी प्रचार करते हैं, सरकारी साधनों का उपयोग करते हैं, विपक्षी दलों को निशाना बनाते हैं, और ये सब करते समय उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ये स्थिति संविधान और न्याय की भावना के विरुद्ध है। लेखक इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1975 के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देकर बताते हैं कि राजकीय साधनों से चुनाव प्रचार करना या विपक्ष को नुकसान पहुंचाना चुनावी मर्यादा का उल्लंघन है। लेख में यह भी बताया गया है कि भारत में अब राज्य और सत्ताधारी पार्टी का ऐसा घालमेल हो चुका है जो किसी लोकतंत्र में नहीं है, बल्कि कम्युनिस्ट तानाशाही में देखा जाता है। मंत्रियों के बयान और प्रचार ऐसे लगते हैं जैसे सरकार केवल रूलिंग पार्टी के लिए हो, जनता या विरोधी दलों के लिए नहीं। लेखक ये भी ध्यान दिलाते हैं कि राजनीतिक दलों को जो विशेषाधिकार और सरकारी सुविधाएं मिली हुई हैं, वो असंवैधानिक हैं, तो इस संविधान ने दलों को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया। फिर भी आज उन्हें मुफ्त जमीन, बंगले, टैक्स छूट और सूचना के अधिकार से मुक्ति जैसी सुविधाएं मिलती हैं। अंत में लेखक का सुझाव है कि सरकार और पार्टी कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग किया जाए। मंत्री केवल सरकारी काम करें और पार्टी काम के लिए पार्टी के पदाधिकारी हों। अगर कोई मंत्री पार्टी कार्य में बहुत सक्रिय है तो उसे मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। तभी चुनाव निष्पक्ष होंगे और सभी दलों को बराबरी का मौका मिलेगा। लेख का मूल संदेश यह है कि अगर भारत में लोकतंत्र को बचाना है तो सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया की सच्चाई और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी।
एक साथ चुनाव बाद में हो, पहले नेक चुनाव जरूरी है। द हिंदू के संपादकीय में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों और यातनाओं पर गहरी चिंता जताई गई है। अखबार साफ शब्दों में कहता है, ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि राज्य द्वारा अपने ही नागरिक की हत्या जैसा है और अब इसे रोकना बेहद जरूरी हो गया है। लेख तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की उस घटना को केंद्र में रखता है, जिसमें एक युवक अजीत कुमार पर चोरी का संदेह हुआ और बिना एफआईआर या औपचारिक प्रक्रिया के पुलिस ने उसे पकड़कर सुनसान इलाकों में ले जाकर बेरहमी से पीटा। अजीत की मौत हो गई, पर चोरी का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने इसे पुलिस का संगठित अपराध और राज्य प्रायोजित हत्या जैसा बताया। संपादकीय इस बात को रेखांकित करता है कि हिरासत में अत्याचार की ये घटनाएं कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक चलन बन चुकी हैं और खासकर गरीब या सामाजिक रूप से कमजोर तबके के लोग इसके आसान शिकार बनते हैं। इससे साफ होता है कि पुलिस तंत्र में तानाशाही और जवाबदेही की बहरी कमी है। हालांकि इस बार विरोध और राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा था कि सरकार को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सार्वजनिक माफी मांगी, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया और दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित और गिरफ्तार किया। लेकिन अखबार का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक दबाव की वजह से हुआ, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, वरना पिछले 4 साल में जब अन्य हिरासत मौतें हुई तब ऐसी संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। द हिंदू का मूल आग्रह ये है, ये सिलसिला अब थमना चाहिए। पुलिस को यह समझना होगा कि वो कानून से ऊपर नहीं है। संक्षेप में अखबार इस बात पर जोर देता है कि जब तक पुलिस को सख्त कानूनी और संस्थागत जवाबदेही के दायरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक हिरासत में मौतें और यातनाएं लोकतंत्र और मानवाधिकार दोनों के लिए शर्मनाक धब्बा बनी रहेंगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।